अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिजनेस आवर की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं शहरयार। मैं हूं वाजिद अली। पिछले चंद दिन हमारे लिए भी और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ही मसरूफ और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। हमारे लिए इसलिए क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम पाकिस्तान के सबसे बड़े टेक इवेंट फ्यूचर फेस्ट में मौजूद थे, जहां की अपडेट्स आपने हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल से ले ली होंगी। आगे भी हम आपको मजीद अपडेट्स देते रहेंगे और कल एक स्पेशल एपिसोड हम इसको डेडिकेट भी करने वाले हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से ये इंपॉर्टेंट इसलिए चंद दिन थे क्योंकि कल एक बहुत बड़ी खबर आई है स्टेट बैंक के हवाले की तरफ से कि जितने भी करेंसी नोट्स हैं पाकिस्तान के वो तब्दील होने वाले हैं। और इसमें अभी मजीद क्या इम्प्लीकेशन है इसकी, क्या ये सब कैंसिल हो जाएंगे, पुराने वाले होंगे भी कि नहीं होंगे, ये हमें वाजिद बताएंगे। अच्छा शहरयार, ये जो कल डेवलपमेंट हुई है वो कोई अचानक नहीं हुई, क्योंकि दिसंबर में सेनेट की जो कायमा कमेटी थी उसमें जो इजलास था वो एक जो जाली नोट मुल्क में सर्कुलेट कर रहे थे उसमें प्रोमिनेंट जो था 5000 के जाली नोट थे। तो उस हवाले से एक इजलास हुआ था, उसमें जो पीपीपी के सेनेटर हैं सलीम मांडीवाला, उन्होंने सदारत की इसकी, और उसमें मुख्तलिफ जो फाइनेंस बॉडी थी जिनमें डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक को भी बुलाया गया था। तो सलीम मांडीवाला ने एक 5000 का जाली नोट मार्केट से लिया और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक को वो नोट दिया, और जो डिप्टी गवर्नर थे वो भी नोट पहचान नहीं पाए कि ये जाली है, अच्छा। असली है या जाली है वहाँ पे। तो उसके बाद जो कमेटी थी उन्होंने इनको डायरेक्टिव जारी किए कि आप विद इन मंथ्स एक ऐसी पॉलिसी बनाए जो काउंटर फीट जो फेक करेंसी है उसके खिलाफ कर सके, एक जामे पॉलिसी बना सके। तो कल ये हुआ, कल एक जो गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद साहब है उनकी एक मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो उसके बाद उन्होंने साइड लाइन पे जो मीडिया के नुमाइंदे हैं उनसे बात की, तो वहाँ पे उन्होंने रिवील किया कि वो तमाम मालियत के जितने करेंसी नोट्स हैं उनका डिज़ाइन, उनकी सीरियल नंबर, उनको सबको चेंज करने जा रहे हैं, सबके सब बदल जाएंगे वहाँ पे। तो उसके पुराने नोटों का क्या बनेगा फिर? वो अब उनको उन्होंने मेन रीजन तो अभी यही बताया कि काउंटर फीट वगैरह करना है। तो कल जब ये खबर आई उसके बाद मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो पहली ट्वीट मेरे सामने जो ट्विटर पे आई, एक्स पे आई, वो थी शबर जैदी साहब जो हमारे फॉर्मर एफबीआर के चेयरमैन भी रहे हैं और रिनाउंड इकोनॉमिस्ट भी हैं वहाँ पे, और काफ़ी वोकलिस्ट भी हैं वो इस तरह की जो पॉलिसीज वगैरह आती हैं उस हवाले से। तो उन्होंने इस फैसले को इंडोर्स भी किया और उन्होंने शाबाशी भी दी एक किस्म की स्टेट बैंक को वहाँ पे। तो जमील अहमद साहब ने जो बताया तो उन्होंने कहा कि ये जो डिज़ाइन चेंज करने जा रहे हैं उसमें वो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं उसके मुताबिक वो सीरियल नंबर भी चेंज करेंगे इसका, और सिक्योरिटी फीचर्स भी ऐड करेंगे वहाँ पे। और इसी हवाले से उन्होंने एक डिटेल ये भी ऐड की कि इसका जो फ्रेमवर्क है डिज़ाइन का वो मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा वहाँ पे। यानी फेब में वो एक कंपटीशन भी करवाने जा रहे हैं डिज़ाइन के हवाले से कि नोटों का डिज़ाइन क्या होगा, उस हवाले से कंपटीशन भी होगा, और उसको जो ऑन गोइंग ईयर है मार्च तक उसका जो डिजाइन फ्रेमवर्क है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी इसका डिजाइन प्रिपेयर होगा मार्च तक बाद ही फ्लोट करेंगे, उसके बाद ही कोई पॉलिसी। और साथ ये अपडेट बताता चलूं कि इस हवाले से जो तफसीली जो इनका एलामिया है स्टेट बैंक का वो आज जारी होगा। और साथ जैसे कि आपने क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन वगैरह ये भी क्या है, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जब ये मामला हुआ तो उसके बाद मैंने जो मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट थे उनसे मैंने बात की, तो उनका मिला जुला रुझान भी रहा सारा। एक तो मैंने शबर जैदी का आपको बताया था कि पहले रिएक्शन तो वही आया एंडोर्समेंट, तो वहाँ से मैंने डॉट लिया, मैंने कहा यार इनका जो एक मौकफ आ गया। सॉरी टू कट यू, शबर जैदी का जहाँ से मुझे याद है उन्होंने जब वो हुकूमत में थे, एफबीआर चेयरमैन जिस हुकूमत के अंदर थे उसमें भी उन्होंने ऐसे के प्रपोजल फ्लोट किया था, वो उनकी बात मानी नहीं, लेकिन उन्होंने ट्वीट में बाकायदा मेंशन किया है कि वो अपने जो एज ए एफबीआर चेयरमैन थे उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज को वहाँ पे वॉइस किया था इस हवाले से, लेकिन वो सजेशन दी थी, वहाँ पे नहीं हुआ। अच्छा, जब वो उनकी मैंने ट्वीट पढ़ी तो मैंने कहा मुझे और भी इकोनॉमिस्ट वगैरह से बात कर लेनी चाहिए क्योंकि इनका मौकफ ये है, दूसरे का भी हो सकता है। तो जब मैंने दूसरे इकोनॉमिस्ट वगैरह से बात की तो उनका जो ओपिनियन था इस हवाले से वो बड़ा मिला जुला था वहाँ पे। उनमें जो हमारे रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं खुर्रम शहजाद साहब, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो पॉलिसी है वो है तो अच्छी, मतलब इसमें यह है कि आप डिज़ाइन वगैरह चेंज करने जा रहे हैं, इससे क्या होगा कि कुछ हद तक मतलब जो काला धन वगैरह उस पर होगा, लेकिन उस तरह का जो एक काउंटर फीट जो फेक करेंसी के है उस तरह का इम्पैक्ट इस पर नहीं जाएगा। और वजह उन्होंने ये बताई कि आप करेंसी के नोट तो चेंज कर लेंगे, लेकिन वो जो बड़े नोट हैं जो हर चीज़ है वो सर्कुलेट तो कर रहे होंगे ऑलरेडी। एक्चुअली मसला है 5000 के नोट वगैरह। और उन्होंने ये भी कहा कि आप अगर आज ऐलान हो जाता है कि भाई करेंसी हम नोट चेंज कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो माफिया जो भी बैठा है काला धन वाला वो उसी चीज़ों की गोल्ड ले लेगा, प्रॉपर्टी में कर लेगा, इन्वेस्ट कर लेगा वहाँ पे, बजाय उसको चेंज करवाने के। वो जो पैसा है वहीं पे रहेगा वहाँ पे। तो उन्होंने ये कहा कि बजाय
आप एक ये करेंसी इसका जो डिज़ाइन वगैरह चेंज कर रहे हैं, ठीक है इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, लेकिन जो इस वक्त मुल्क की करंट नीड ये है कि जो ब्लैक मनी रिवॉल्व कर रहा है पूरे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ती है, डॉलर के रेट भी ऊपर चले जाते हैं, उसको कर्ब करने के लिए आपको जो बड़े नोट हैं, 5,000 का नोट है जो रखे जाते हैं काला धन के तौर पर वहाँ पे, कि क्योंकि बड़ा नोट होता है उसकी जो छुपाना उसको आसान होता है वहाँ इसी वो मैं कहने वाला था कि नए नोट भी आएंगे, उनमें भी तो 5,000 का नोट होगा, बड़ी करेंसी उनमें भी होगी, उनमें भी बड़ी करेंसी हो, तो सेम करप्शन तो उसमें भी हो सकती है ना। अब इसकी एक और बात बताऊं मैं आपको कि 2016 में इंडिया ने 500 और 1,000 रुपए के जो नोटबंदी की थी, वहाँ पे डिमोनेटाइजेशन कर दी थी, और वो सडन की थी, और उनकी वजह से मेरे पास स्टैट जो आए हैं कि उनकी जो ब्लैक मनी की जो रिवॉल्व कर रही है मार्केट में, वो 75% तक उनमें कमी आई थी, जो ब्लैक मनी रिवॉल्व कर रहा था उसके बाद। बट क्या उनकी इकोनॉमी का सडन इम्पैक्ट हुआ था या ओवर द इयर्स हुआ है? मतलब क्योंकि जहां तक मुझे याद है सडनली हिट भी किया था इकोनॉमी को इंडिया की, लेकिन वो उन्होंने इन द लॉन्ग रन वो तभी तो उन्होंने इतना मेजर स्टेप लिया। एक आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो करेंसी आप डिज़ाइन चेंज करते हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करवाने में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको 2 से 3 साल चाहिए होते हैं वहाँ पे, उसको ईज आउट करने के लिए वहाँ पे। लेकिन इंडिया ने शॉर्ट टाइम में सडन एक इसको ओवरऑल किया करेंसी को सारा, और वहाँ पे नोटबंदी की, उसके बाद उनको अच्छे खासे असर हुए हैं वहाँ पे। उन्होंने जो स्पेसिफिक नोट थे उनको बंद कर दिया वहाँ पे। अच्छा, तो इसके वाले जो उनका पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये जब तक आप बड़े नोट नहीं करेंगे बंद, उसके अलावा तो वो वही चीज़ ले लेंगे, सेम चीज़ है, सेम चीज़ कर लेंगे। और एक और बात इसमें ऐड करता चलूँ, शबर जैदी साहब ने ये भी कहा कि अगर तो एक अच्छी बात ये भी की कि जब अगर आप चलो करेंसी वगैरह उसको कोई कैंसिल नहीं कर रहे वहाँ पे, तो आप ये करें कि जो आपके पास नोट देने आएगा उसको, अगर कोई बड़ा नोट लेने आ रहा है, न्यू नोट, तो आप उसका ID कार्ड ले लें वहाँ पे। इससे क्या होगा कि पुराने नोट तो आ रहे हैं वापस, उसके अलावा जो नए नोट, जो बड़े नोट ले रहे हैं, उसका आपको पता हो जाएगा कि आप पिन पॉइंट लोकेशन कर लेंगे कि यार ये नोट ये फलां शख्स लेके जा रहा है, इतनी मालियत है, तो आपकी जो करेंसी है वो सारी रेगुलेट हो जाएगी, वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी साथ साथ वहाँ पे। उनकी ये सजेशन बड़ी अच्छी लगी मुझे वहाँ पे। आप पता नहीं इसका फर्दर आज जो एलामिया आ रहा है उसमें ये कैंसिल का बड़े नोट होंगे नहीं होंगे, इनका दौरानिया क्या होगा, फर्दर क्या होगा, उसके हवाले से आई थिंक पर इसका जो अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से फायदा क्या है? सिर्फ काउंटरफीट करेंसी को और माफियाज को डील करने के लिए, या मजीद भी इसके बेनिफिट्स हैं नई करेंसी लाने के? अभी तो फिलहाल जो इसका एक जो फर्स्ट इम्पैक्ट यही होगा कि जो जाली नोट हैं वो तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत ही कम हो जाएंगे वहाँ पे, लेकिन जो काला धन छुपा के रखा हुआ लोगों ने, उस पे जो ब्लैक मनी है, उस पे जो हम हिट करना चाहते हैं, वो उस तरह का इम्पैक्ट नहीं आएगा। जाली नोट तो रुक जाएंगे फिर इस हवाले से, क्योंकि नए नोट आ गए हैं, सारे मामला है, लेकिन जो असल जो हमारा एक इशू है ब्लैक मनी का, वो नहीं होगा। और इसके एक स्टैट के मुताबिक पाकिस्तान में जो इन हैंड करेंसी है वो 9 ट्रिलियन रुपए के, मतलब 9 खरब रुपए की इन हैंड करेंसी है वहाँ पे। अच्छा। और दूसरी बात वो भी खुर्रम शहजाद साहब का कमेंट ये था कि भाई आप इसका फ़ायदा मुल्क में महंगाई की शरह और दीगर मामला इंडिकेटर्स तब भी कम होते हैं जब आप पैसा बाहर से आ रहा होता है। आप प्रिंटिंग मजीद प्रिंट ना करें, उसको मजीद प्रिंट करने से तो पैसा वहीं पे रिवॉल्व कर होता है, मुल्क के अंदर ऑलरेडी है मार्केट में, वही रिवॉल्व करता है, वही रिवॉल्व कर होता है वहाँ पे। आप क्या करते हैं, कर्ज उतारने के लिए मजीद प्रिंट कर देते हैं। बिकॉज़ आई रिमेंबर इंडिया के हमने जिक्र किया, इंडिया में यही हुआ था कि शॉर्ट टर्म में तो उनकी जीडीपी को हिट हुआ था वहाँ पे, बट इवेंचुअली उनका जो इन्फ्लेशन रेट है लॉन्गर रन उनका काफी सिंगल डिजिट तक आ गया इन्फ्लेशन रेट, अभी भी वही चल रहा है। और आपने काफी फिल्म्स भी देखी होंगी वो जिसमें रजनीकांत वगैरह की, जिसमें काला धन की बड़ा वो भरमार होती है, आपने उस फिल्म से अंदाजा लगा लें कि वो इंडिया में ये इनकम टैक्स की रेट हो रही होती है कि ये मामला किस लेवल तक था कि लोगों ने छतों में जमीनों में गाड़े होते पैसे। पाकिस्तान की सूरत हाल देख ले, सिंध में बलूचिस्तान के काफी मिनिस्टर थे, लांगू था, एग्जैक्टली, और उनके घर से क्या क्या निकला, उनके घर से क्या क्या निकला है, हम तो हैरान हो गए थे। उन्होंने पता नहीं कहाँ ऊपर इनकम टैक्स वाले आ रहे हैं छतों पे, वो डंडा मार रहे हैं, ऊपर से पैसे निकल रहे हैं वहाँ, अरबों खरबों का मतलब खरबों रुपए, नॉट जस्ट लोकल करेंसी, फॉरेन करेंसी भी निकली, फॉरेन करेंसी निकली है। तो इतना सेंसिटिव मसला है, और अगर आई थिंक इसको कर्व कर लिया तो आपकी जो इंडिकेटर्स है वो उसी वक्त नीचे आ जाएंगे होपफुली। आई मीन अगर ये सही तरह से इंप्लीमेंट हो जाए, सही तरह इंप्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, स्टेट बैंक की हमने बात की, मॉनेटरी पॉलिसी की हमने जिक्र किया था अपने शुरू में, तो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक ने कल अनाउंस की है, जो कि पिछले ही रेट पर 22% पे उन्होंने कायम रखी है। अभी 22% का जो रेट है ये उन्होंने पिछले साल जून में इंट्रोड्यूस किया था, जो कि एक ऑल टाइम हाई था उस टाइम पर भी, और उसका रीजन यही था कि इन्फ्लेशन बहुत हाई थी, महंगाई की शरह बहुत हाई थी, और बिजनेसमैन जो थे वो ये इस वक्त भी उम्मीद कर रहे थे, पहले भी वो ये काफी रिक्वेस्ट करते रहे कि जी शरह ये जो सूद है कम होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है उससे ऑब्वियसली इफेक्ट होता है, उन वो जो बैंक से कर्जे लेते हैं या ले पाते हैं
उनमें उनको फिर कम सूद देना पड़ेगा। जिस ज़ाहिर अगर कम सूद देंगे वो इजीली पैसे ले पाएंगे, और अगर पैसे इजीली ले पाएंगे तो फिर उनसे मजीद ज़ाहिर उनका जो बिजनेस का फ्लो है, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो उनकी मजीद स्मूथ हो जाएगी। तो स्टेट बैंक ने कल मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया है, और 5वीं दफ़ा ये लगातार उन्होंने जो इसका शरह सूद है वो कायम रखी है 22% पे। और इसका रीज़न ये है कि जी उन्होंने यही बोला कि जी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, आपकी महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इस वक्त भी फ़िलहाल एक और दफ़ा ये शरह सूद जो है आपकी 22% पे ही कायम रखी है। और स्टेट बैंक गवर्नर की आपने बात की, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी मॉनेटरी पॉलिसी की, उसमें उन्होंने ये कहा कि जी ये तो उन्होंने शरह सूद तो उन्होंने कम रख लिया है। उन्होंने ये ज़रूर बताया है कि जी अगला जो फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है, इसमें आपका जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई की शरह है, वो 23 से 25% तक रहेगी, जो कि पिछला जो उन्होंने एक फोरकास्ट दी थी वो उससे कुछ परसेंट हायर है, जिसका मतलब ये है कि आपकी महंगाई। अच्छा, मतलब एक तरफ तो हमने अगर याद हो IMF की बात की थी, उन्होंने कहा था कि जो आप इन्फ्लेशन रेट वगैरह इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्टेबल रहेगा, लेकिन ये इन्फ्लेशन का वो कह रहे हैं कि बढ़ेगी इस मरतबा। भाई आपके गवर्नर ने कहा है कि जी एनुअल जो टारगेट है उन्होंने रिवाइज किया है इस दफा कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई 23 से 25% के बीच में ये दोबारा कैलकुलेशंस हुई हैं और उसमें बताया कि दोबारा मज़ीद रिवीजन बढ़ेगा। हुई है। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहां पे उन्होंने एक ये पॉजिटिव न्यूज़ दी है कि जी इंटरेस्ट रेट कम उन्होंने अनाउंस किया है, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी आपको पहले से बता दिया कि जी अगले कुछ अरसे तक, कम से कम जब तक ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तब तक आपका जो महंगाई की शरह है वो 23 से 25% के बीच में रहेगी। मॉनेटरी पॉलिसी का थोड़ा बहुत ब्रीफ करेंगे, मतलब ये क्या इसकी वाजिद मॉनेटरी असर क्या पॉलिसी होता है बेसिकली क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी हम बेसिकली बात कर रहे हैं शरह सूद की, जो कि कल अनाउंस। तो शरह सूद बेसिकली क्या होता है कि आप चाहे बिजनेसमैन हो चाहे एक इंडिविजुअल हो, आप अगर बैंक से कोई कर्जा ले पाते हैं या लेना चाहते हैं, तो उसमें जो आपको सूद देना पड़ता है ये उसकी शरह को डिटरमिन करता है स्टेट बैंक कितनी होनी चाहिए। और वो क्यों ऐसे ये important भी है? होता है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ऐसी स्कीम्स होती हैं जिसमें आप पैसे रखवाते हैं, उसको आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, जैसे नेशनल सेविंग स्कीम है, नेशनल सेविंग्स स्कीम वगैरह। अब मतलब ये कि तो उस पर फर्क पड़ता है। कर्ज लिए है तो उस पर इंटरेस्ट रेट ये होगा, लेकिन हमने अगर स्टेट बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं फॉर द इंटेंट ऑफ के हमारा प्रॉफिट तो वगैरह ये है, तो दो वो भी बेसिकली दो तरफा है ना ये। अच्छा। कि शरह सूद दोनों से तरफ जहाँ एक तरफ किसी को नुकसान होता है वहाँ किसी को फायदा भी होता ठीक है। है। नुकसान उनका होता है, शरह सूद अगर बढ़ती है तो एक बिजनेसमैन को जो कि कर्जा लेता है बैंक से उसको नुकसान होता है, क्योंकि उसको ज़ाहिर है सूद ज़्यादा देना पड़ता है। बट एट द सेम टाइम जिन लोगों ने अपने बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि उनको उस पर ज़्यादा सूद मिल रहा है। तो ये टू वेज चीज़ है, जिसमें किसी को नुकसान है तो किसी को फायदा भी है। लेकिन इस दफ़ा सिंस उन्होंने 5वीं दफ़ा इसको कायम रखा है 22% पे, तो ये आई थिंक दोनों साइडों के लिए सेम ही सिचुएशन रहेगी, किसी को खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट हाँ, बिजनेसमैन के लिए ऑफ कोर्स ये फायदेमंद है, क्योंकि कम से कम बढ़ी नहीं है, जो कि वो काफ़ी अर्से से चाह भी रहे थे कैसा हो। ये अच्छी बात है कि कंजक्टिव हुकूमत को, स्टेट बैंक को उन्होंने कई दफ़ा ये बोला है कि भाई अब ये इंटरेस्ट रेट को कोशिश करें कम से कम भी नहीं कर रहे तो बढ़ा भी नहीं क्योंकि रहे, महंगाई बहुत ऑलरेडी बढ़ गई है, तो मजीद वो afford नहीं टेक्सटाइल कर का सकते बुरा इस चीज़ हाल है, बिजनेस कम्युनिटी ऑलरेडी सफर कर रही है बिल्कुल। की वजह से। और जमील अहमद साहब जो स्टेट बैंक गवर्नर है, उन्होंने ये भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भाई कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं आपकी इकोनॉमी के, वो उनमें कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस भी उन्होंने बताई थी, जो कि है कि ज़र मुबादला का जो ज़खायर हैं आपके वो 8.3 अरब डॉलर हो गए हैं। और इसके अलावा जो एक्सटर्नल अकाउंट है आपका, वो उसकी सूरत हाल भी बहुत बेहतर हुई है। और करंट अकाउंट का जो खसारा है वो 2022 में जो कि 17 अरब डॉलर था, वो अब महंगाई की वजह से वो भी कम हो गया है। अच्छा, वैसे जो कल हमारा दिन गुजरा है ना, एक कहते हैं ना बिजनेस ओपनिंग डे होता है मंडे, वो वैसे ही रहा है। हमारे पास बहुत मसरूफ स्टेट बैंक की न्यूज आई है, मुस्तकिल शेयर कुछ ना कुछ होता मुनाफा, रहा। मुस्तकिल एक इकोनॉमी स्टेट बैंक चलता है नोट्स और मॉनेटरी पॉलिसी, और उसके अलावा और भी जो ईरान से भी कुछ ईरान से थी। और ये जैसे आप बात कर रहे हो इंटरेस्ट वगैरह की, तो कौमी बचत जो पाकिस्तानियों में काफ़ी मकबूल है, जिसमें वो एक सीधा होता है कि यार पैसे आपने रिटायरमेंट के पैसे मिल गए यार, कौमी बचत में रखवा दो, आपको इसके मुनाफा मिल जाएगा, आप पैसे रख दो, सुकून से आपको हर साल मिलते रहेंगे। तो कल जो एक जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी हमारी 22% पे बरकरार रही है, उसके बाद ये जो कौमी बचत था, उन्होंने जो शरह मुनाफा था वो उसमें कमी कर दी है। वहाँ पे उन्होंने तीन सेगमेंट होते हैं, उनमें तीनों में उन्होंने कमी कर दी है। अगर बात की जाए तो जो सेविंग सर्टिफिकेट था उसमें जो शरह मुनाफा था वो 0.40% कम किया गया, और उस पे 16% हो गई अब इंटरेस्ट प्रॉफिट रेट जो हो गया वहाँ पे उसका तो कम हुआ, यानी कम हुआ है 0.40। मतलब जो अगर आप सेविंग सर्टिफिकेट कौमी बचत का जो प्रोग्राम है उसमें आप पैसे वगैरह रखवाते हैं, तो उसमें जो आपको प्रॉफिट है वो 16% मिलेगा आपको।
इसके अलावा अगर काम हुआ तो मतलब बेसिक लोगों को तो नुकसान हुआ ना एक तरह से। हाँ, इसमें ये होगा कि अब देखें हर साल वो बढ़ाते हैं शरह मुनाफा, अब इस इस दफा बार उन्होंने करें, कम इसमें कर ये होगा ना कि मतलब जिन्होंने रखवाए हुए हैं वो उनको काम मिलेगा, जो आगे देख रहे हैं। अब हो सकता है अगर ये कमी की गई अगली मरतबा भी कमी हो सकती है इसमें वहाँ पे। एग्जैक्टली, अगर वो ड्रॉप होता रहा या होता रहेगा तो फिर तो इशू बनता रहेगा वहाँ पे, क्योंकि एक बड़ी लोक्रेटिव क्योंकि जिन्होंने नए लेने सर्टिफिकेट, सेविंग सर्टिफिकेट्स, वो तो फिर पीछे हट जाएंगे ना, वो तो फिर नहीं और ये लेंगे, काफी मेरे विस्तार ख्याल कर में देंगे। एक सबसे बड़ी आई थिंक जो मैं समझता हूँ कौमी बचत एक ट्रस्ट वर्दी स्कीम है, बिल्कुल है। जिसमें लोग पैसे लगाते हैं आंख बंद करके और ट्रस्ट करते हैं और वेट भी करते हैं, पेशेंस भी, उनको पता है कि हमें यहाँ से पैसे आने ही आने हैं। आई थिंक स्मूथ स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, आपको आपने पैसे रखवा दिए, आपको पता है कि कुछ अर्से बाद हर चीज ट्रांसपेरेंट क्लियर है बिल्कुल वहाँ पे। अच्छा, ये तो बात होगी सेविंग सर्टिफिकेट पे जो मुनाफा कम होगा। इसका इनका जो दूसरा है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो कौमी बचत में आता है, तो उनमें जो शरह मुनाफा है उसकी जो परसेंटेज है वो 0.12% तक कमी की गई है, यानी उसमें आपको 15% जो प्रॉफिट रेट है वो मिलेगा। ठीक है। इसके साथ साथ जो इनकी तीसरी है डिफेंस सर्टिफिकेट पर, उसमें 0.19% कमी की गई है और उसमें जो प्रॉफिट रेट है वो 14.22 है इस वक्त स्टैंड करता है। इन अक्रॉस द बोर्ड हर किस्म के सर्टिफिकेट्स पे उन्होंने बेसिकली हर किसी की सर्टिफिकेट पे कमी कर दी है। हम स्टेट बैंक की अभी बात कर ही रहे हैं, तो स्टेट बैंक की तरफ से एक और कल खबर आई थी कि उन्होंने मुख्तलिफ एटलीस्ट 10 ऐसे कमर्शियल बैंक्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने बहुत हैवी फाइन्स किए हैं, क्योंकि वो बैंक जो है स्टेट बैंक की रेगुलेशंस या स्टेट बैंक कुछ उसूल थे, कुछ कवानीन थे जिनको नहीं फॉलो कर रहे थे। तो टोटल फाइन्स मिला के ये 460 मिलियन जो है फाइन किया है 10 कमर्शियल बैंकों को स्टेट बैंक ने। और ये फाइन्स, लेकिन ये नहीं कि पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले की बात है, ये जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का क्वार्टर था, ये उसमें फाइन्स किए गए हैं। अच्छा। और 2 मेजर बैंक्स ऐसे हैं कमर्शियल बैंक्स जिन्होंने सबसे ज्यादा हिट लिया है। इस जो 460 मिलियन का जो चंक है, सबसे बड़ा चंक जो है वो 2 बैंकों के हिस्से में आया है, जो कि 111 मिलियन बनता है। सो 460 में से 111 जो है वो सिर्फ 2 बैंकों को फाइन हुआ। उसके बाद जो है ये टोटल मेरे ख्याल से 10 बैंक्स बनते हैं जिनको इतना फाइन हुआ है। सेंट्रल बैंक की अभी तीसरी चौथी आई थिंक हम स्टोरी कर रहे हैं इस पर जिसके हिसाब से, तो कल सेंट्रल बैंक छाया हुआ था, इन एक्शन था फुली, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा। मजीद है। अच्छा, मजीद ये है, और जो एक तरह से कह लें आप अच्छी खबर है, वो ये है कि पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल रिजर्व्स हैं, फाइनली गुड न्यूज़, फाइनली सम गुड न्यूज़। एक्सटर्नल रिजर्व जो है पाकिस्तान के, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारे पास, यानी हमारे पास डॉलर कितना पड़ा हुआ है, फॉरेन करेंसी हमारे अपने नेशनल जो ट्रेजर है उसमें कितनी पड़ी है, उसकी वैल्यू जो है वो डबल हो गई है। अच्छा, बिल्कुल डबल हुई है। उसकी वजह ये है कि जो पिछले कुछ अरसे में हमें पता ही है कि जो रुपये की कदर है डॉलर के मुकाबले में वो बहुत बड़ी है। डॉलर गिरता ही जा रहा है पिछले कुछ अरसे से, तो उस वजह से हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास पड़ी थी वो उसकी भी कदर बढ़ी है, क्योंकि अगर रुपये की कदर बढ़ेगी तो फिर हमारे जो पास पैसे, डॉलर गिरा है तो फिर जो हमारे पास पैसे डॉलर बढ़ जाएगी तो वो हमारा ही फायदा है उसमें। हमारा फायदा, ठीक है। उसमें हुआ ये है कि जी जब से ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, करंट जो फिस्कल ईयर है, उस तब से लेके अब तक 2.3% जो है वो रुपये की कदर बढ़ी है। तो उसी का नतीजा ये है कि जी जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनकी वैल्यू भी ऑफ कोर्स हमारे हिसाब से चेंज हुई है। और जो कि पहले जो इस फिस्कल ईयर के शुरू में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो कि 4.5 बिलियन डॉलर्स थे, उनकी आज कदर जो है वो 8.27 बिलियन हो चुकी है एज ऑफ लास्ट वीक। तो एक ये जहाँ पे इतनी हमारे पास अलार्मिंग खबरें आ रही हैं महंगाई की और शरह सूद की, वहाँ पर ये इसमें एक ऐड मैं करता चलूँ, जैसे हम फ्यूचर फेस्ट में बिजी थे काफ़ी, उसके बारे में तो हम डिटेल एक रिव्यू करेंगे, हम वो आपके लिए ज़बरदस्त एपिसोड होगा। बिल्कुल। तो इस दौरान हम जहाँ उधर फ्यूचर फेस्ट में बिजी थे, हम एक अपने स्टूडियो में शो नहीं कर रहे थे, तो ये जो आप जैसे फॉरेन रिजर्व की बात की है, तो चाइना ने भी अपने जो 2 बिलियन रखवाए हुए थे पाकिस्तान के अकाउंट में, उसको भी रोल ओवर कर दिया वहाँ, जैसे यूएई ने रोल ओवर किया था, साथ वो भी कर दिया उन्होंने साथ ही। ये भी एक तरह से चाइना तो हमारे साथ हर वक्त खड़ा होता है। अब जैसे पड़ोसियों की अगर बात की जाए तो चाइना तो है। अब कल एक कंसर्निंग न्यूज़ हमारे लिए ये भी थी, अच्छी खबर एक थोड़ी सी होती है, थोड़ी सी है। अब ये बुरी खबरें उस तरफ ही आ रहे हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास है ही यही आज। तो जैसे कि पड़ोसियों की बात की जा रही है, चाइना जैसे रोल ओवर किया। दूसरी बात, एक जो दर्द-ए-सर बना हुआ है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, वो दर्द-ए-सर मुझे नहीं लगता कि एक प्रॉपर वर्ड है, लेकिन अब बन गया है। वो एक पॉजिटिव चीज़ थी, लेकिन अब उसको बना दिया गया है। वो उसमें यह था कि 2014 में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक गैस पाइपलाइन का मंसूबा हुआ, और बड़ा सिग्निफिकेंट मंसूबा था। और जैसे कि आपको पता है कि शहरियार के सुई, पाकिस्तान का जो मेजर जो गैस रिजर्व है वो सुई में है, और लेकिन उसके बारे में भी एक्सपर्ट ये क्लेम करते हैं कि वो भी आइंदा चंद सालों में उनकी जो रिसोर्स है वो डिप्लीट हो जाएंगे। अच्छा। और आपको मजीद जो गैस का क्राइसिस है, एक तो हम अभी तो फेस कर रहे हैं, आइंदा चंद सालों में वो मजीद इंटेंसिफाई हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा, गैस नहीं रहेगी, गैस नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास एक रिजर्व है,
आप पूरे मुल्क को उसके लिए उस रिजर्व से यूटिलाइज करवा रहे हैं, और उसके अलावा आपके जो सिटीजन्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं करते। काफ़ी दफ़ा ये होता है कि आप वो फजूल गैस ज़ाया कर रहे होते हैं वहाँ पे। लेकिन जितनी आजकल गैस महंगी हुई भी है, लेकिन जो करने वाले हैं जिनकी आदत है वो करते हैं वहाँ पे, जितना मर्जी महंगा कर दें वो करनी ही है उन्होंने। ठंड भी तो बहुत ज़्यादा, ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ी है वहाँ पे। तो इस हवाले से बड़ा सिग्निफिकेंट मंसूबा था 2014 में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ आसिफ अली जरदारी, जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। उन्होंने लैंडमार्क एक मंसूबा किया जिसमें यह था कि ईरान से गैस पाइपलाइन पाकिस्तान में आएगी, वहाँ से बढ़ते बढ़ते नवाब शाह, सिंध के, पंजाब के, पूरे पाकिस्तान में वो मुस्तफीद होगा, यानी हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट एक गैस रिजर्व हो जाएगा। और ईरान इस हवाले से टॉप कंट्री है गैस और पेट्रोल के हवाले से, और हम उस वक्त का भी यूज़ कर रहे होते, आगे भी हमारे जो यानी डिप्लेशन फेस कर रहे हैं उसका हमें कोई नुकसान नहीं होना था। तो अब क्या हुआ कि 2014 से ये मंसूबा ताख़ीर का शिकार है, इसमें कोई 2014 से इस ताख़ीर का शिकार है, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। तो ईरान तो अपनी तरफ से चाहता है कि ये मंसूबा आगे बढ़े, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी डिले हुआ। उसमें जो मेन रीज़न बताई जाती है कि आपको जैसे पता हो ईरान पे अमेरिकन सेक्शन वगैरह है, तो पाकिस्तान इस हवाले से कंसर्न है कि अगर हमें मंसूबा बढ़ाते हैं कहीं हम भी उन सेक्शन का शिकार ना हो जाए। लेकिन अब ईरान ने जो एक वार्निंग जारी की है, उन्होंने कहा है कि जी कि ये जो मंसूबा है हम आपको मजीद 180 दिन की डेडलाइन देते हैं। अच्छा, आप इस पे अगर कुछ हमें प्रोग्रेस दिखा सकते हैं ठीक है, नहीं तो हम ये जो मामला है जो पेरिस में इंटरनेशनल जो एक सालसी फोरम है उसमें ये मामला टेकअप करेंगे, और उसमें आप पर $18 अरब का हर जाने का नोटिस भी दावा कर सकते हैं हम वहाँ पे। ईरान मजीद सीधा हो गया हमारे साथ। देखिए आप इतना आप एक तरफ उनको हाँ भी नहीं कर रहे ना भी कर रहे हो, उन्होंने अपनी तरफ से जो उनकी एक ईरान वाली साइड था उन्होंने वो तो कवर कर लिया। अब वो सारा एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से कि यहाँ पे आप ये करें, या अगर नहीं करना तब भी बताएं, करना तब भी बताएं। इसमें क्या होता है कि जो नई गवर्नमेंट आती है वो इस हवाले से बातचीत करती है, वो आगे उनके अंदर भी होप जाग जाती है कि आया इस साल हो जाएगा हमारा, लेकिन वो बाद में फिर रुक जाता है। इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी तो रही है ना यहाँ पाकिस्तान में, मतलब मुस्तकिल कोई ना कुछ हलचल हो रही होती है। लेकिन आई थिंक ये जो कोर मसले हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट के मसले हैं, जिससे आप समझते हैं कि एज ए उसके ग्रैंड लेवल पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसका बड़े लेवल पे, उस हवाले से आइडियली उसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए आपको, उस हवाले से कोई पॉलिसी चेंज करनी ही नहीं चाहिए वहाँ पे। तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने कहा एक मजीद डेडलाइन दे दी, और डेडलाइन ये इस साल के सितंबर तक की ही है। अच्छा, अगर 180 दिन में हमें यानी काम करना है कुछ प्रोग्रेस उनको दिखाना है दोबारा। अब मैं इसमें ये भी कहूँ कि लॉलीपॉप उनको दोबारा देना है हमने, तो अगर कुछ करना है नहीं करना है उनको हमने फाइनल जवाब देना है, अदरवाइज वी हैव टू फेस 18 अरब रुपए का जो एक हर्जाने का नोटिस है। और आप ये देख लो कि हमने जो IMF से जो एक लोन ट्रांच ली है वो सारा वो $3 अरब की बनती है, उसके पीछे भी हमने पता नहीं कितने टैक्सेस लगा दिए। तो अगर ये मामला होगा, और ईरान का आपको ये भी पता है कि कल ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी पाकिस्तान आए हुए थे एज ए आइस ब्रेकर, जो आफ्टर द एयर स्ट्राइक एक एस्केलेशन की तरफ मामला गया तो उसको डी एस्केलेट करने आए हुए थे। तो आई थिंक ये मामला भी वहाँ पे डिस्कस हुआ होगा, और इस हवाले से जो डेडलाइन दी गई है, तो उम्मीद करते हैं कि अगर ये जो 180 दिन का दिया गया मामला रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जो नेबर्स वगैरह हैं उनके साथ हमारे कुछ इस तरह के मामला कुछ एस्केलेशन में जाएं मजीद। दूसरा मेरे ख्याल से तेहरान, इसी के हवाले से तेहरान ने ये भी ऑफर किया कि जी वो अपनी टेक्निकल और जो लीगल टीम्स हैं वो यहाँ भेज के हमारे साथ काम करें, ताकि हम मिलजुल के ये काम आगे बढ़ा सकें, ताकि ये जो मामला है नेशनल आर्बिट्रेशन जिसका जो पेरिस का जो फोरम है वहाँ जा ही ना सके, मतलब जा ही ना सके, वो अपनी तरफ चाहते हैं। लेकिन एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ माहिदे की आप जब एग्रीमेंट करते हैं उसमें आप कंडीशन साइन करते हैं, तो उसी कंडीशन का ये हिस्सा था कि आपने ये मंसूबा जल्द से जल्द मुकम्मल करना है। और इस हवाले से दोनों तरफ से म्यूचुअल सपोर्ट, म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ ही मामला चलेगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि ये जो तकनीकी और कानूनी टीम जो उन्होंने ऑफर किया ईरान में भेजने के लिए, ये इन्होंने 21 से 24 जनवरी के दरमियान में आना था। जी। लेकिन मामला कुछ ऐसे हो गए, आपको याद होगा कि वो ईरान ने मिसाइल एयर स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान ने फिर रिटेलिएट किया, तो मामला वहाँ पे फंस गया, डिप्लोमेटिक टाइज कैंसिल हो गए, बिल्कुल सस्पेंड हो गए थे, बिल्कुल रिज्यूम हुए इसके। तो ये मामला डिप्लोमेटिक जो चैनल्स थे पहले हम उन मसलों को हल कर रहे थे, तो इसलिए ये जो था उनकी टीम का जो विजिट था वो स्टॉल हो गया था, वो रह गया था। अब उन्होंने दोबारा से ऑफर किया कि जी हम दोबारा से वो टीम, ज़ाहिर है हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए। और ये पहला नोटिस नहीं है, इससे पहले 2019 में भी आया हमारे पास नोटिस, 2022 में भी इसी तरह का नोटिस आया था, मामला फिर नेगोशिएशन स्टार्ट होती थी, लेकिन वो दोबारा फिर होल्ड हो जाता था। अब देखते हैं अब ये क्या मामला बनता है इसका। गैस की, हम गैस पाइपलाइन की बात करें तो गैस के हवाले से एक
छोटी सी अच्छी खबर ये है, अच्छा। छोटी तो है कि पता नहीं बड़ी है, लेकिन खबर अच्छी है, वो ये कि एलपीजी की कीमतें जो हैं उनमें हुकूमत ने कोई 20 रुपए पर किलो कमी की है। बेहतरीन, 20 रुपए। जिससे वो कह रहे हैं कि जी फायदा एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है उसकी कीमतों में उन्होंने 20 रुपए पर किलो कमी की है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है उसकी 300 से 280 पर आ गई है। अच्छा। अब वो ये कह रहे हैं कि जी इस मौसम में जितनी ठंड पड़ी है उसमें इससे फायदा ना सिर्फ बिजनेसमैन को होगा, जो बिजनेस जो एलपीजी पे रन कर रहे हैं उनको फायदा होगा, बल्कि घरों को भी फायदा होगा, क्योंकि अब जो एक अच्छा, ये सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ कि अगर ये ठंड की बात की जाए तो हम तो इस वक्त लाहौर में बैठे हैं, लेकिन 3-4 दिन से जो धूप है काफ़ी तेज़ निकल रही है और मुझे धूप निकल आई है, हाँ जी, निकल आई है और गर्मी का एहसास भी हो रहा है, लेकिन मैं मिस कर रहा हूँ मैं वेदर को अभी दोबारा। वो अब क्योंकि अब गर्मी बहुत लंबी चलने वाली है ना, इसमें प्रॉब्लम ये है, इसका मतलब यही होगा वो वाइब गर्मी वाली आना शुरू हो गई जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, ठंडे कपड़े ऐसे बंद होना शुरू हो गए। तो इसका जो फायदा की मैं बात कर रहा था वो ये है कि जी इस कमी के बाद जो एक डोमेस्टिक सिलेंडर की जो कीमत है वो 2 से 30 रुपए कम हो गई है, और जो एक कमर्शियल सिलेंडर है उसमें कमी आई है 900 रुपए की। अच्छा। तो लेकिन यहाँ तक ही फायदा नहीं है इसमें जो है आपके इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं गैस इंडस्ट्री के, उन्होंने कहा है कि इस कीमत में मजीद कमी भी आने का खदशा है अगले कोई 48 घंटों में। तो सिर्फ 20 रुपए कमी नहीं आई है, हो सकता है और उम्मीद ये है कि अगले 48 घंटों में मजीद इसमें कुछ इस कीमत मजीद गिरेगी। तो हो सकता है अभी हमें अब जैसे जैसे सर्दी जा रही है तो हो सकता है उसे लिंक करके कि अब गैस की जो कंजम्पशन है वो भी शायद कम हो जाएगी, तो शायद उस हिसाब से उन्होंने ये माइंड में रख के ये कमी की होगी। जितनी सर्दी थी उसमें तो इतना महंगा रहा है, उसमें तो गैस बहुत महंगी रही है, बट आई थिंक जैसे भी है कमी हो रही है। आप जैसे ये दोबारा एक आपने पॉजिटिव न्यूज़ दिया, मैं दोबारा फिर नेगेटिव न्यूज़ की तरफ आ जाता हूँ जो हमारे लिए एज ए मैस लेवल पे इम्पैक्ट करेगी। वो ये क्या, जैसे कि आपको पता है कि ये एक पॉलिसी आई थी कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं वो हर 15 डेज़ के बाद रिवाइज होंगी वहाँ पे, और कल 31 है, 31 जनवरी है, तो कल ऐलान होने जा रहा है। तो अभी से इनिशियल रिपोर्ट्स ये आ गई हैं कि जो पेट्रोल की कीमत है पाकिस्तान में वो पर लीटर 7.85 बढ़ने जा रही हैं। 7.85 रुपए तक जो कीमत है पेट्रोल की वो बढ़ सकती है, और अगर डीजल की बात की जाए तो वो भी 2.5 रुपए के करीब करीब बढ़ने का इम्कान है। तो जहाँ एक तरफ गैस की कीमत कमी हो रही है उस कीमत में वहाँ पेट्रोल बढ़ रहा है उसके पीछे। और ये अगर ये जो ये प्राइस हाइक होगी ये 1 नवंबर के बाद होगी, मतलब ये 1 नवंबर के बाद पहली प्राइस हाइक बढ़ेगी। यही 1 नवंबर से अभी तक जो है वो प्राइस कमी होती रही, या फिर मतलब उन्होंने चेंज नहीं किया, यानी केयरटेकर गवर्नमेंट आई आती उन्होंने तो बढ़ाए थे, लेकिन नवंबर का जब फेज आया तो उसके बाद उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस में या तो कमी की थी या उसको बरकरार रखा था वहाँ पे। अच्छा, इलेक्शन के करीब आ रहे थे, इलेक्शन के करीब आ रहे थे। अब ये कि कल अनाउंसमेंट होगी रात 11-12 बजे के करीब, तो इसमें जो वजह ये बताई जा रही है कि आपने तो मतलब 2 माह के करीब कोई प्राइसेस वगैरह चेंज नहीं की और मतलब कमी की है, तो इसमें वजह ये बताई जा रही है कि जैसे कि आपको पता है कि मिडल ईस्ट इस वक्त एक सीवियर क्राइसिस से 2-4 है वहाँ पे। अगर वो बात की जाए फ़लस्तीन वाले मामले पर, उसके अलावा बात की जाए तो ईरान की शाम वगैरह में जो उनके जो टारगेट हिट किए गए हैं इसराइल के थ्रू, और अमेरिकन बेस को वहाँ पे किया गया। उसके बाद हूतीज़ का फ़लस्तीन वाले मामले पे इन होना, वहाँ पे गज़ा वाले मामले पे सपोर्ट करना उनको हर हवाले से। और उसके बाद क्या हुआ कि हूतीज़ जो थे उन्होंने, आपको जैसे पता है यमन के करीब ही रेड सी वाला एक रूट है, और रेड सी ऐसा रूट है कि जो पाकिस्तान समेत जो पूरी ग्लोबल इकॉनमी है उसमें एक अहम किरदार अदा करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से, क्योंकि मेजर रूट है वहाँ पे हूतीज़ ने जो शिपमेंट आ रही होती हैं इंपोर्ट की एक्सपोर्ट की, उस पर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। उसमें शिपमेंट में दूसरी प्रोडक्ट के साथ साथ पेट्रोल भी आता है वहाँ पे, यूरोप को जा रहा होता है, फिर यहाँ पे एशिया में आ रहा होता है। तो फिर उन शिप्स को जब हिट किया गया तो उसके बाद जो ऑयल की सप्लाई है फ्रॉम रशिया या और दीगर जो कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी मुतासिर हुई हैं इस हवाले से। जब आपको पता है सप्लाई नहीं होगी तो उसके बाद पाकिस्तान समेत जो दीगर ममालिक है उसमें भी कीमतें बढ़ने का खदशा था। तो मेन रीज़न यही बात की जा रही है, जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस था उसकी वजह से सप्लाई मुतासिर हुई है, और पाकिस्तान में भी इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा और खामियाजा भुगतना पड़ेगा हमें इसका। आने वाले कुछ दिन बहुत सख्त होने वाले हैं वहाँ पे। अब अगर ये बढ़ गई तो फिर उसको वापस लाना तो मेरी मुश्किल ही होगा। और 7 रुपये कोई
कोई एक छोटी चीज अमाउंट नहीं है, 7 बढ़ गया तो अच्छी खासी लेकिन impact पड़ेगा यहाँ पे। इलेक्शंस आपको पता है कि आने वाले कुछ दिन ही रह गए हैं, कुछ दिन ही इलेक्शन रह के करीब तो नॉर्मली कीमतें कम होती हैं क्योंकि लेकिन आपको इंटरनेशनल रिलीज देना होता है। अभी जो अपेरेंटली जो सारा बताया जा रहा है वो अभी भी मैं एक सुबह स्टोरी पढ़ रहा था कि जो ग्लोबल जो ब्रेंट ऑयल है अपना ग्लोबल वाला, उसकी प्राइसेस में भी इजाफा हुआ है क्योंकि हूथीज अटैक सप्लाई वगैरह, तो ग्लोबल एक इम्पैक्ट पड़ा है, ग्लोबल का इम्पैक्ट की वजह से पाकिस्तान में भी असर पड़ा है। और अगर देखा जाए तो पेट्रोल की जो करंट प्राइस है वो 259.34 पे स्टैंड करती है वहाँ पे, जो क्योंकि पिछली मरतबा जो गवर्नमेंट ने 8 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान किया था, और जबकि डीजल की जो करंट एक प्राइस है वो 276.21 रुपए है वहाँ पे। लास्ट टाइम उन्होंने कोई डीजल की प्राइस चेंज नहीं की थी, सिर्फ पेट्रोल की प्राइस चेंज की थी वहाँ पे। एनर्जी सेक्टर की हमने काफ़ी बात की है और स्टेट बैंक से तो हम काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं। नेक्स्ट जो एक चीज़ जो डेवलपमेंट हमने डिस्कस करनी चाहिए, जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वो आईटी इंडस्ट्री से है। और ये कि कल हमारे आईटी मिनिस्टर जो हैं, फेडरल केयर टेकर आईटी मिनिस्टर डॉक्टर उमर सैफ, उन्होंने एक फोरम पे खिताब किया था जहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जी एक तो ज़ाहिर है ये तो हमें बात पता भी है कि पाकिस्तान जो है वो 7th लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है दुनिया की, तो वैसे भी हमारी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है उस हिसाब से। तो उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में जो मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री है उसको उन्होंने टैक्स इंसेंटिव्स दिए हैं, क्योंकि बेसिकली पिछले कुछ अर्से से कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स बनाए जाएं, मैन्युफैक्चर किए जाएं, उनको एक्सपोर्ट भी किया जाए। ना प्रोग्राम भी लॉन्च किया था जो हमने डिस्कस भी किया था कि स्मार्टफोन के हवाले से कि हर किसी को स्मार्टफोन प्रोवाइड किया जाए वहाँ पे इजी इंस्टॉलमेंट। बिल्कुल, तो उन्होंने कल ये बताया कि लाइसेंस उन्होंने कोई 35 कंपनियों को दे दिए हैं। अच्छा। जो कि डिफरेंट ब्रांड्स के सेलफोन्स हैं उनको असेंबल करें। अभी फिलहाल असेंबलिंग तक ही हम फोकस्ड हैं, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता इसको मेरे ख्याल से फेज वाइज जा रहे हैं टुवर्ड्स कंप्लीट, हम जो है कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में करेंगे। अभी तो ये है कि हम कुछ लोकल जो है लोकली पार्ट्स मैन्युफैक्चर करें या असेंबल कर रहे हैं, बट लेटर आपको बताता ये चलूं कि ये जो असेंबलिंग वाला जो पार्ट थे वो भी पिछले सालों में रुक गया था वहाँ पे। पाकिस्तान में चंद कंपनी कर रही थी, लेकिन जो एक करेंसी इतनी डिवैल्यूएशन हुई उसके बाद उन्होंने अपने जो असेंबलिंग प्लांट थे वो रोक दिए थे, तभी जो मोबाइल फ़ोन की कीमतें हैं वो स्काई रॉकेट हो गई थी वहाँ पे। तो आप जैसे ये करेंसी जो हमारी है बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है डॉलर के मुकाबले में। अभी असेंबली के जैसे आप असेंबलिंग प्लांट्स का बता रहे हैं, इंसेंटिव का बता रहे हैं, कंपनी को लाइसेंस दिए 35 कंपनियां उसमें प्रोमिनेंट भी होंगी जो हम और आप यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो आई थिंक इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आइंदा कुछ महीनों में जो मोबाइल फ़ोन की कीमतें हैं वो गिर भी सकती हैं, क्योंकि हम लोकली भी मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे शायद वो अच्छी लोकल बार। तो आई थिंक जो डिले का शिकार हो जाए वहाँ पे जो एक, लेकिन असेंबलिंग भी अगर असेंबलिंग भी आ गई तो आम जो मैसेज है उनको अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ेगा इस हवाले से। वो भी टाइम भी इसलिए क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने एक्चुअली क्लियर भी किया है कि भी अभी से पॉलिसी बन रही है कि कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग जो सेलफोन्स की है, स्मार्टफोन्स की है, वो हम पाकिस्तान में ही करें, क्योंकि अभी जो है हम सिर्फ कुछ पार्ट्स लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर साथ साथ असेंबल कर रहे हैं। डॉक्टर उमर सैफ ने यह भी बताया कि जी जो पिछले 2 सालों में 90 मिलियन मोबाइल फोन जो असेंबल हुए हैं पाकिस्तान में, 90 मिलियन। और इसके साथ साथ जो है 2.5 मिलियन मोबाइल फोन्स जिनकी लागत कोई लगभग 1.5 मिलियन डॉलर थी, वो एक्सपोर्ट हुए हैं। सो हमने एक्सपोर्ट किया है, हमने असेंबल भी किया है, साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं, हमें इंपोर्ट कम से कम मोबाइल फ़ोन्स करने पड़े, जिससे ज़ाहिर हमारी लोकल मार्केट को ही फ़ायदा होने वाला है। और इसके अलावा जो है वो उन्होंने ये भी कहा है कि जो ऐसे इक़दाम लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से जिसकी रिजल्ट में हम लोग जो हैं अपने एक्सपोर्ट्स स्मार्टफोन्स के जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड स्मार्टफोन्स होंगे हम उनको एक्सपोर्ट भी करेंगे। अच्छा, तो ना सिर्फ हम प्रोड्यूस करेंगे लोकल मार्केट के लिए बल्कि हम वही स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट भी करना चाहेंगे। तो इस हवाले से फॉरेन रेमिटेंसेस भी आपके इजाफा हो, एक फॉरेन रिजर्व आपके बढ़े, अच्छी डिटेल पॉलिसी जो है वो उनके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान का भी नाम जाए कि आप पाकिस्तान से मोबाइल फोन भेज रहे हैं वहाँ पे, कि हम भी कुछ कर सकते हैं, स्मार्टफोन की मार्केट में हमारा भी कोई रोल है। बिल्कुल। तो ये आईटी इंडस्ट्री के हवाले से मेरे ख्याल से काफ़ी एक इनकरेजिंग खबर है, क्योंकि आपको अगर याद हो तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आईटी एक्सपोर्ट्स हमारे कितने आईटी एक्सपोर्ट भी बढ़े थे हमारे, और इस हवाले से आई थिंक ये उमर सैफ साहब काफ़ी विजिलेंट नज़र आ रहे हैं, और जो पॉलिसीज वगैरह हैं उस हवाले से अपने ट्विटर अकाउंट पे भी अपडेट करते रहते हैं, और काफ़ी विजिलेंट है ये। अच्छा, और लास्टली मेरे ख्याल से जो एक ये खबर कुछ इंपॉर्टेंट होने वाली है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, वो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं अनवारुल्लाह काकड़, उन्होंने एक इंसेंटिव पैकेज जो है रिवाइज्ड पैकेज जो बलूचिस्तान के जो हैं पीएएस और पीएसपी ऑफिसर्स के लिए एक रिवाइज्ड इंसेंटिव पैकेज जो उन्होंने अनाउंस किया है, जो बलूचिस्तान के बेसिकली जो अफसरान है ये, और जो ऑलरेडी वहाँ पे पैकेज इम्प्लीमेंटेड 2009 में एक पैकेज आया था, फिलहाल वो वहाँ पर वो चल रहा है। तो इस नए पैकेज आने के बाद वो 2009 वाला जो पैकेज है वो ख़त्म हो जाएगा, और ये नया जो पैकेज है
वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इस पैकेज की डिटेल्स क्या हैं कि जो स्पेशल बलूचिस्तान अलाउंस के नाम से एक ग्रांट दी जाती है इन अफसरान को, PSP और PAS को, उसमें इजाफा होगा एक रनिंग बेसिक पे का, जो कि और ये उन लोगों के लिए जो सेक्रेटेरिएट में पोस्टेड हैं। अच्छा, यानी ये जो बेसिक पे है वही उनका इंक्रीमेंट लग जाएगा, यही वन होल बेसिक पे जो है अच्छा। उसका इंक्रीमेंट लगेगा। अच्छा। इस हेड के अंदर जो है स्पेशल बलूचिस्तान अलाउंस, अच्छा, उन अफसरान के लिए जो सेक्रेटेरिएट में पोस्टेड हैं। सेम चीज़ जो है मेरे ख्याल से इतना ही जो है स्पेशल बलूचिस्तान अलाउंस जो है वो एक बेसिक पे जो है वो बढ़ रही है, जो लोग फील्ड में भी काम कर रहे हैं। अच्छा। ये उनके लिए भी बढ़ रही है। फिर इसके अलावा जो है एक फील्ड अलाउंस के नाम से एक जो एक हेड है, वो भी बढ़ रहा है। जो लोग फील्ड ऑफिसर्स हैं बेसिकली 150% जो है वो आपकी बेसिक पे का उसका ये हिसाब होगा, ये इंक्रीज होगा फील्ड ऑफिसर्स के लिए। तो और इसके अलावा लास्टली जो है वो जो आपके एयर टिकट्स में आई थिंक इनको कंसेशंस वगैरह मिलते हैं, तो जो उसकी जो वैल्यू होगी, मोनेटाइजेशन होगी एयर टिकट्स की, वो आपकी 2 रनिंग बेसिक पेज के हिसाब से होगी। अच्छा, अपॉन कंप्लीशन ऑफ योर टेन्योर इन बलूचिस्तान। अच्छा, वैसे बलूचिस्तान को अगर बात की जाए सिविल सर्विस वगैरह की, तो उसके बाद जो टॉप के हमारे जो टॉपर आते हैं CSS के हवाले से, उनको पहले बलूचिस्तान में ही भेजा जाता है वहाँ पे। बिल्कुल, बड़ी टफ फील्ड समझी जाती है इस हवाले से, टफ ट्रेनिंग समझी जाती है। उनके हालात ऐसे हैं वहाँ पे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले मसाइल हैं, तो उनको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला पे हिसाब होता है। सिक्योरिटी के मामला ट्रेनिंग में बिल्कुल वहाँ पे, तो इस हवाले से आई थिंक ये काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है। अगर कुछ ऑफिसर्स वहाँ पे जा रहे हैं, कुछ सर्वाइव कर रहे हैं, कुछ सर्व कर रहे हैं, टफ कंडीशन में काम कर रहे हैं, आई थिंक उनको भी, ये अपना ओपिनियन है, हमारा ओपिनियन है वहाँ पे। जैसे हमें इस बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे, और कुछ ऑफिसर से हमारा राब्ता भी है वहाँ पे, तो काफी टफ तो फीडबैक वहाँ से यही आया कि सारे वो टफ कंडीशंस में काम कर रहे हैं, वेदर भी सारे बहुत सिवियर होता है वहाँ पे, वेदर भी, सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं। तो आई थिंक थोड़ा बहुत अगर उनको क्वेश्चन मिल जाएगा तो इट विल ऑब्वियसली हेल्प देम एंड मोटिवेट देम। लास्टली आई थिंक ये बहुत ही छोटी सी मैं जाते जाते बताता चलूँ कि जो आपकी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उन्होंने जो डेटा बेसिकली अपनी एक रिपोर्ट इशू की है, जिसके मुताबिक हर मोबाइल जो सब्सक्राइबर है, जो हर मोबाइल फोन इंटरनेट यूजर है, बेसिकली अगर हम जो मोबाइल डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं, पर पर्सन जो प्रॉफिट हो रहा है वो बढ़ा है भाई 278 रुपीज पर मंथ एज एन। अच्छा, हाँ, हर इंडिविजुअल जो मोबाइल डाटा यूजर है उससे जो वो प्रॉफिट कमा रहे हैं उनमें वो इतना बढ़ गया है, जो कि पहले ये करंट स्टैंड नहीं करता, जबकि इतना बढ़ गया है। इतना नहीं, इस हद तक बढ़ गया जो पहले 247.8 पर मंथ था। अच्छा, पिछले फिस्कल ईयर में। अच्छा, अब ये बढ़ के 278 पर मंथ हो गया है। तो यानी जो हम लोग डाटा इस्तेमाल करें, मोबाइल डाटा, वो उससे भी जो प्रॉफिट ऑब्वियसली हम टैक्स तो दे ही रहे हैं ना उसके ऊपर भी। और वैसे देखा जाए पाकिस्तान में डाटा पैकेजेस काफी सस्ते हैं अगर कंपेयर किया जाए दूसरे मोबाइल के वहाँ पे, लेकिन फिर भी उनमें टैक्स भी काफी, लेकिन टैक्स वगैरह भी, लेकिन उसके बावजूद ये जो आप बता रहे हैं काफी एक जबरदस्त। और ये सिर्फ एक इंसान का, मतलब एक जो डेटा यूजर है, हर इंडिविजुअल का ऑब्वियसली पर पर्सन ये 278 रुपीज पर मंथ है। और इसके हवाले से जो उन्होंने ये भी कहा है कि जैज़ और यूफोन जो हैं वो बेसिकली टॉप करते हैं इस लिस्ट में, कि वो सबसे ज्यादा जो है सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है इस प्रॉफिट का वो कमा रहे हैं। जो उनकी ग्रोथ रेट्स हैं इस परसेंटेज में वो ज़्यादा बढ़े हैं। जैज़ का 18.8% बढ़ा है और यूफोन का 13.3% बढ़ा है जो शेयर है इन देयर प्रॉफिट्स पर पर्सन जो मोबाइल डाटा यूसेज है। तो मेरे ख्याल में ये जो काफी डिस्कशन हो गई है, मिक्स बैग था। हाँ, जैसे काफी बहुत मिक्स बैग था, आई थिंक थोड़ा हैवी भी था, और हमें जो टॉपिक्स थे उनको समझने में भी काफी देर लगी है वहाँ पे। बिल्कुल बहुत टेक्निकल वहाँ पे हमने कोशिश यही की कि जितनी ये टेक्निकल चीजें उनको एक सिंपलीफाइड लैंग्वेज पॉसिबल हो, बिल्कुल आवाम के लिए। सो अब हमारा आज के लिए तो इतना ही काफी था। अब कल हम आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड लेके आ रहे हैं, जिसमें हम जो वीकेंड पे, आपको जैसे पता था कि हम फ्यूचर फेस्ट में बिजी थे, फ्यूचर फेस्ट के 3 दिन हम आपको वहाँ से लाते रहे, अपडेट्स लाते रहे। वहाँ पे से हमने CEO से बात की, वहाँ पे हमने एग्जीक्यूटिव से बात की, वहाँ पे हमने लोगों से भी बात की कि वो जो टेक इवेंट था वहाँ उनके लिए वो कैसा रहा, कैसे फ़ायदेमंद रहा। तो हमने वहाँ पर जो भी कवरेज की है, जिनसे भी लोगों से बात की है, चैलेंजिंग था लेकिन मज़ा आया हमें सब। मज़ा तो डेफिनेटली आया वहाँ पे। और मतलब 150 से ज़्यादा वहाँ पे स्टॉल्स थे डिफरेंट सेक्टर्स के, मतलब वहाँ रियल एस्टेट भी था, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी थी, वहाँ पे AI से रिलेटेड बहुत चीज़ें थी, और 3D प्रिंटर्स भी थे। काफी ऐसी चीजें थी जिनको हम देखकर दंग रह गए थे वहाँ पे कि ये भी पाकिस्तान में इस तरह का। एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी चीजें थी। सो मतलब डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉल्स वहाँ पे लगे थे, 150 से ज़ायद, और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो अपने डिफरेंट सेक्टर्स में जो भी वो इनोवेशंस लेके आ रहे हैं, उस हवाले से उन्होंने लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी, अवेयरनेस क्रिएट करनी थी। तो उसका जो
एक ओवरऑल कवरेज है जो मतलब हाइलाइट्स हैं बेसिकली तीनों इट दिन वुड बी के, कि एक रिव्यू होगा जो फ्यूचर फेस्ट में हमारी जो टॉप पिक्स होंगी, जो हमें ज्यादा हमने इंटरेस्टिंग चीजें experience लगी क्या वहाँ किया पर, जो वहाँ पे। हमें मतलब फेस टू फेस और हमें उनकी इन्फॉर्मेशन जानने के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीजें लगी, उनका एक रिव्यू और उनका एक रिकैप जो है वो हम आपके लिए कल एक लेके आएंगे स्पेशल एपिसोड में। तो डू नॉट फॉरगेट टू ट्यून इन। बट आज के लिए इतना ही काफी था। मुझे और वाजिद को इजाजत दीजिए। फ्रॉम बिजनेस आवर, थैंक यू सो मच, बाय अल्लाह बाय। हाफिज।